हेलो एवरीवन, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 46वीं बीपीएससी के बचे हुए 75 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 76। तो चलिए आइए देखते हैं। भारत अवस्थित है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांश 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र, सतलज तथा सिंधु। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सूची 1 वन के प्रकार है और सूची 2 में इनके प्रदेश हैं, तो इनको जो है सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ये पाए जाते हैं शिलोंग पठार में। ठीक है, मॉनसून का हो जाएगा छोटा नागपुर पठार एवं शिवालिक। शीतोष्ण का हो जाएगा हमारा पूर्वी और पश्चिमी हिमालय, नीलगिरी। और अगर कक्ष की बात करें, पश्चिम बंगाल, तराई। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के मत्स्य संसाधनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो ये अगर इस प्रश्न को हम देखें तो मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा? दूसरा स्थान है। और यह जो सेकेंड नंबर है, भारत के पास गहन सागरीय मत्स्य हेतु 20 लाख नहीं, यहाँ अभी के हिसाब से देखें तो ये हो जाएगा 23 तथा ये 320 की जगह 370, अर्थात भारत के पास गहन सागरीय मत्स्य हेतु 23 लाख वर्ग किलोमीटर का अनन्य आर्थिक क्षेत्र मौजूद है, जो तट से 370 किलोमीटर तक समुद्र में विस्तीर्ण है। ठीक है, इसी में हम अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में ताम्र, स्वर्ण, लौह, कोयला निम्नलिखित में से किस वर्ग के स्थानों से क्रमबद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, खेतरी, कोलार, कुद्रेमुख, झरिया। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की 14 तेल शोधनशालाओं में 7 तट स्थित हैं। कारण तटीय एवं अपतटीय तेल क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल प्राप्त होता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 2001 से 2 तथा 2-3 के दौरान भारत के कृषि व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो इसको भी अगर हम करेंट के हिसाब से देखें तो इसका आंसर होगा हमारा, इसके कुछ इसमें हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। भारत के कुल आयात में कृषि आयात का योगदान जो है वह 12 की जगह अब 6% हो गया है। यह हमारा 6% हो गया। ठीक है, तथा कुल निर्यात में भारत में ये जो हमारा 3 नंबर पॉइंट है, भारत के कुल निर्यात में कृषि का योगदान जो है वह 19% हो गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों का कौन सा समूह
जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम दर्शाता है। तो इसे अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सबसे पहले हरियाणा, उसके बाद हो जाएगा हमारा तमिलनाडु, फिर हो जाएगा हमारा पंजाब, फिर हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र। ठीक है, इस क्रम को याद रखेंगे, हरियाणा, तमिलनाडु, पंजाब तथा महाराष्ट्र। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के भौतिक विभागों में आप निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ये नदियाँ कौन कौन सी है? गंडक, कमला एवं बागमती। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है, बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 87। बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। ठीक है, तो चलिए आइए इसे हम देखते हैं। बिहार में कुल सिंचित भूमि में लगभग 37% नहरों द्वारा सिंचित होती है। तो यह 37 जो है अब हो गया है 42%। ठीक है, और अगर इसे देखें तो बिहार में उत्तरी गंगा मैदान जो है ये हो जाएगा हमारा 53,300 किलोमीटर क्षेत्र। ठीक है, तो बिहार में उत्तरी गंगा मैदान 53,300 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में विस्तृत है। ठीक है, और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या जो है ये अब 5301 हो गई है। ठीक है, 5301 किलोमीटर है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई अब 5301 किलोमीटर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इस दोनों सूची का मिलान करना है हमें, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या हो जाएगा ये? ऑप्शन नंबर सी। तो आइए देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा अभ्रक का हो जाएगा गया, क्या होगा? अभ्रक का हो जाएगा गया, स्वर्ण का हो जाएगा मुंगेर, डोलोमाइट का हो जाएगा रोहतास, पेट्रोलियम का हो जाएगा किशनगंज। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न को भी सुमेलित करना है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कागज एवं लुगदी हो जाएगा डालमिया नगर, सिगरेट हो जाएगा दिलवारपुर, प्लाईवुड हो जाएगा हमारा हाजीपुर तथा जूट पूर्णिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो क्रम इसका जो है वो हमारा यही रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर तथा मधुबनी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं। वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज अधिनियम। याद रखेंगे, 73वां संविधान संशोधन का संबंध पंचायती राज अधिनियम से है।
ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी कौन नहीं होता है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति के सचिव। अगला प्रश्न देखते हैं। किस संशोधन से सामाजिक धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 14वीं लोकसभा। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू एवं कश्मीर राज्य से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 98। निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त है हमारे सुशील चंद्र। ठीक है, याद रखेंगे इसे। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह का क्रम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 14वां। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 101। डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष। बाकी ये जो तीनों हैं ये तीनों सही हैं। भारत के पूर्व वित्त मंत्री भी रह चुके हैं वो, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व महानिदेशक भी रह चुके हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय संविधान में निम्नलिखित पदों का कौन सा क्रम सही है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, राज्यों के राज्यपाल, फिर आते हैं राज्यों के मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, वित्त आयोग। अगला प्रश्न देखते हैं। योजना आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? योजना आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा अरविंद पनगड़िया। ठीक है, अरविंद ठीक है, इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए किस उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सी रंगराजन। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, विश्व व्यापार संगठन। अगला प्रश्न देखते हैं। मिलेनियम विकास लक्ष्य में किसे शामिल नहीं किया गया है? मिलेनियम विकास लक्ष्य में किसे शामिल नहीं किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 2 अंकों वाली आर्थिक वृद्धि दर की प्राप्ति। अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत भारत में मानव विकास सूचकांक बनाने के लिए किसे एक घटक के रूप में नहीं लिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, शिशु मृत्यु दर को। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का कौन अवयव नहीं है? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का कौन अवयव नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पोषण। अगला प्रश्न देखते हैं।
कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा एवं स्वास्थ्य। अगला प्रश्न देखते हैं, सामाजिक अधिसंरचना में किसे शामिल नहीं किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, तार संचार। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कोर उद्योग क्या है? भारत में कोर उद्योग क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, अर्थात विद्युत, कोयला तथा पेट्रोलियम पदार्थ। अगला प्रश्न देखते हैं, 10वीं योजना की अवधि क्या है? 10वीं योजना की अवधि क्या है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 2002 से 2007। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 115, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है? तो बिहार का क्रम जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से 2011 की जनगणना के अनुसार इसका स्थान तीसरा है। ठीक है, तीसरा। ठीक है, तीसरा है। सबसे पहला है हमारा यूपी, फिर महाराष्ट्र, तब है हमारा बिहार। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य की अन्य देशों से भौगोलिक सीमाएं नहीं जुड़ी हैं? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। अगला प्रश्न देखते हैं, शक्ति स्थल का संबंध किससे है? शक्ति स्थल का संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, श्रीमती इंदिरा गांधी से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 119, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12वां। ठीक है, क्या हो जाएगा? 12वां। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता की दर क्या है? बिहार में महिला साक्षरता की दर जो है वो अभी बढ़ गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा 53.33%। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल वर्ष 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। तो यह इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1911 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे वर्ष 1915 में पंजाब में गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हार्डिंग। अगला प्रश्न देखते हैं, अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 13 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न देखते हैं, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इनकी छत्र छाया में हुई। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इरविन गांधी समझौता। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1932 में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया था। वह आदेश है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, गैर कानूनी संघ अध्यादेश। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था, वे कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न देखते हैं,
इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक, जो कि अप्रैल मई 1947 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गौरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए, वे कौन थे? तो वे थे, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का मतलब निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन होगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, समानता का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड लिन लिथगो। ठीक है, अगला देखते हैं। सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से एक में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मैसूर। अगला प्रश्न देखते हैं। त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के जिस दीवान की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था, वे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सीपी रामास्वामी अय्यर। तो अगला प्रश्न है हमारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1937 का अधिवेशन बिहार के इस शहर में हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा हमारा 1937 में जो कांग्रेस अधिवेशन था वह था 51वां अधिवेशन। ठीक है, यह कौन सा अधिवेशन था? 51वां, जो कि फैजपुर में हुआ था, फैजपुर में हुआ था। ठीक है, तथा इसकी अध्यक्षता जो है वह जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और यह गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कुर्मी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, रचनात्मक क्षेत्रीय अभिजन। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक स्थिति को। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब से हो गए थे, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बढ़ई। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मार्च 1929 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 140। ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जा सकता है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, त्रिमुखी वर्गीकरण। ठीक है, तो यह जो है ये हमारा अंतिम प्रश्न था। ठीक है, और अगला जो 10 क्वेश्चन है वो है हमारा मैथ्स का। ठीक है, तो इसे ज़रूर अगले किसी वीडियो में कवर करवा दिया जाएगा। अभी तक जितने भी प्रश्न हुए हैं उन सभी में मैथ्स के क्वेश्चन को ज़रूर कवर करवाया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।